जहाँ तक ये मॉक ड्रिल है, इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि एक रिहर्सल की जाए कि अगर किसी तरह का कोई एयर अटैक हो जाता है या मिसाइल अटैक होता है तो हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है। मेरा नाम ईश्वर सिंह दुवन है। मैं आईटीबीपी से इंस्पेक्टर जनरल के पद पर 2023 में रिटायर हुआ हूँ। 37 साल से ज़्यादा की सर्विस मैंने की है विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे बॉर्डर के ऊपर एंटी नक्सलाइट्स, टेररिस्ट ऑपरेशंस और उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के ट्रेनिंग सेंटर्स को कमांड करने का भी मेरा अनुभव है। जहाँ तक 7 तारीख को होने वाली मॉक ड्रिल का पर्सन है, इसका पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की सिविल डिफेंस विंग द्वारा किया जाता है। हम हमारे देश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें चयन किया हुआ है, जिसकी 3 कैटेगरीज बांटी गई हैं। कैटेगरी उनमें वो शहर हैं जो कि बहुत बड़े पॉपुलेशन सेंटर है या जहाँ पर हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, ताकि अगर वहाँ पर कोई स्ट्राइक होती है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता है और हमें ये यकीन कराना है कि वहाँ पर कोई भी अगर दुस्साहस दुश्मन द्वारा किया जाता है तो वो कामयाब ना हो पाए। तो वहाँ पर जो मॉक रिहर्सल्स हैं, वहाँ पर जो हमारी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, वो हमारी उम्दा तरीके से होनी चाहिए, हमारी आला तरीके से होनी चाहिए, और ताकि वहाँ पर किसी तरह की कोई कोताही ना बरत सके। इस तरह से कैटेगरी 2 डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं, हरियाणा के तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, जहाँ पर हमारे सिटी सेंटर्स हैं और जहाँ पर कुछ ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं जिनके नुकसान होने से हमें जो है हमारे एफर्ट्स में, वार एफर्ट्स में धक्का लग सकता है और हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी हमारे को धक्का लग सकता है। हमारे इकोनॉमिक सेंटर्स हैं। और कैटेगरी सी में वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि रियर्स में हैं, जो कि काफ़ी दूर स्थित है और वो उस कैटेगरी में रखे गए हैं। तो जहाँ तक ये मॉक ड्रिल है, इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि एक रिहर्सल की जाए कि अगर किसी तरह का कोई एयर अटैक हो जाता है या मिसाइल अटैक होता है तो हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, जिसमें समाहित है कि बंकर्स में हम कैसे पहुंचें, जिसमें समाहित है कि कोई अटैक हो जाता है तो उसके बाद में हमारी इमरजेंसी रिस्पांस हैं, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, फायर ब्रिगेड है, हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारी वाटर फैसिलिटीज़ हैं, वो किस तरह से अच्छे ढंग से काम कर सकें। और हमारी जो इमरजेंसी टीम्स हैं, जैसे सिविल डिफेंस हैं, जैसे रेड क्रॉस की टीम्स हैं, जैसे हमारी पुलिस सर्विसेज हैं और भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो कि इसमें मदद दे सकती हैं और देती हैं, उनको प्रॉपरली रिहर्स कर लिया जाए। कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, उनके क्या नंबर्स हैं, कोई किसी तरह की इमरजेंसीज होती हैं, वो सब लोगों को याद हो जाए। उसके अलावा जो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ ज़्यादा इमरजेंसी रहती है, वहाँ पर बंकर भी बनाए जाते हैं। तो वो बंकर में आपको अगर चले जाते हैं तो कम नुकसान होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होते हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी बेसमेंट्स हैं, जिसके मकानों में बेसमेंट्स हैं, तो कोई भी इस तरह की थ्रेट होती है, कोई सायरन बजता है, तो सायरन की पहचान हम कर सकें कि ये सायरन किस चीज़ का है। क्या ये सायरन एयर अटैक का है या ये सायरन जो है हमारी इमरजेंसी अदर सर्विसेज का है। तो ये भी एक पहचान में आ जाए, ताकि आपको इमिडिएटली अपना पानी लेके, अपना राशन लेके, अपना सामान लेके आप बंकर में चले जाएं या अपने बेसमेंट में चले जाएं, ताकि आपको कम से कम इसमें नुकसान हो। और जो है हम कोई किसी भी तरह का कोई दुस्साहस होता है तो कम से कम नुकसान हो और हम इमरजेंसी रिस्पांस को अच्छे ढंग से कर सकें। इसी तरह से ब्लैकआउट किया जाता है ताकि हमारे जो बड़े सेंटर्स हैं जहाँ लाइट ज़्यादा रहती हैं, वहाँ पर कोई रोशनी नज़र ना आए। रात को अटैक होता है, दुश्मन जनरली रात को इसलिए अटैक करता है ताकि सरप्राइज एलिमेंट ज़्यादा रहे और जो एम्ड फायर जो है उनके प्लेन्स के ऊपर ना किया जा सके और ज़्यादा उनको कामयाबी हो सके। इसी तरह से रात की ऑपरेशंस की ज़्यादा किए जाते हैं। तो रात के समय में ब्लैकआउट किया जाता है। और मैं 1971 में, मैं 8 साल का था उस समय में,
तो हम गांव में रहते थे, मेरे पिताजी डॉक्टर थे। तो मैं देखता था कि वो यकीन करके आते थे कि फलाने के घर में लाइट है तो वो लाइट बंद कर दी जाए, कोई चूल्हा जगह जलाया हुआ है। तो ये यकीन किया जाता है कि गांव की लाइट, कोई भी रोशनी बाहर नजर ना आए। तो इसके लिए जो रात को जब लड़ाई अगर लग जाती है तो खाना दिन में ही बना लिया जाता है, और ताकि रात को रोशनी करने की आवश्यकता ना हो। अगर रोशनी करनी ही है तो आप बड़े मोटे पर्दे लगाए जाएं, और डार्क जो है वो किया जाए अपनी खिड़कियों को, ताकि बाहर कम से कम रोशनी जाए, बाहर पता ना लगे कि यहाँ पर कोई शहर है, जिससे कि हमें कम से कम नुकसान हो। तो इसकी रिहर्सल की जाएगी, और रिहर्सल करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग इसके आदी नहीं हैं। कोई भी कार्रवाई करी जाती है तो उसको बार बार रिहर्सल करके बार बार प्रैक्टिस की जाती है, तो उसमें जो कमियां निकलती हैं तो अगली रिहर्सल में उस कमियों को दूर कर सकते हैं। जो कोई इमरजेंसी की जो टीम है, मेडिकल टीम नहीं आ पाई, बाकी टीम आ गई, फायर ब्रिगेड की टीम तैयार नहीं है, तो प्रॉपरली तैयार नहीं है, इक्विपमेंट्स पूरे लेके नहीं चलते हैं, तो ये सब चीज़ों की रिहर्सल की जाएगी। और इसमें आजकल अब तो हमारे पास नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी है, वो भी इसमें मदद करती है। हमारी विभिन्न विभिन्न टीमें डिफरेंट जगह पे हैं। मुझे मौका मिला 3 साल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को एज ए कमांड करने का, और एज ए आईजी भी इस इंस्टीट्यूशन को देख रेख करने का, सुपरविजन करने का मुझे मौका मिला। और हम लोग इसके लिए सक्षम है। इवन न्यूक्लियर थ्रेट भी आती है तो किस तरह से हम कम से कम नुकसान के साथ में हम अपने ऑपरेशंस को दोबारा से चालू कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह के इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल पास टीमें हैं, वो टीमें उसमें एक्ट कर सकती हैं। हालांकि इंटरनेशनल कन्वेंशंस में आप बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कन्वेंशंस हैं। लेकिन जैसे कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, जब लड़ाई होती है तो दुश्मन दुस्साहस कर सकता है, आपके केमिकल वेपन को भी इस्तेमाल कर सकता है, बायोलॉजिकल वेपन को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो उसको भी कैसे निपटा जाए, इसके लिए भी हमारे टीमें हैं वो तैयार है। धन्यवाद, थैंक यू।